एफ के डब्ल्यू या फिर हम इसको सिंगल फेस इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। तो फ्रैक्शनल किलोवाट का मतलब है जो 1 किलोवाट से छोटी मोटरें होते हैं, जनरली आधे किलोवाट, 1/3 किलोवाट, जैसे 300 वाट, 200 वाट, 400 वाट, 50 वाट। तो ये जो छोटी मोटरें होती है, छोटी कैपेसिटी की जो मोटरें होती है, वो जनरली सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है। जो हमारी 3 फेस मोटर थी अभी तक जो हमने की थी, वो हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए हम जनरली यूज करते हैं, और 3 फेस इंडक्शन मोटर हमारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ज्यादा यूज होती है। हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए, जो जनरली डोमेस्टिक पर्पस के लिए है, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी है ये, लेकिन डोमेस्टिक पर्पस के लिए ज्यादा यूज होती है। तो ये हमारे सिंगल फेस मोटर, इसकी पावर रेटिंग बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द 3 फेस इंडक्शन मोटर। और ये जनरली कहाँ पे यूज करते हैं हम, जैसे घरों में हमारे फैन है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम क्लीनर है। तो ये जो छोटी छोटी एप्लीकेशन है हमारी, जहाँ पे बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को यूज करते हैं। और हम इसको, क्योंकि इसकी पावर कैपेसिटी कम है, रेटिंग कम है, इसलिए हम इसको फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो हमारी मोटर है, दिस इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। नॉट सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब क्या है कि अगर जैसे अभी तक हमने 3 फेस इंडक्शन मोटर देखी थी, तो 3 फेस इंडक्शन मोटर में क्या था कि हमने जस्ट स्विच ऑन किया और हमारी मोटर रन कर जाती थी। क्यों? क्योंकि 3 फेस सप्लाई देने से हमारे स्टेटर के अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता था, और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा रोटर उसी डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देता था। लेकिन यहाँ पे जो हमारी सिंगल फेस मोटर है, तो सिंगल फेस मोटर में एक ही फेस होता है, तो एक फेस से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनता हमारा पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एंड नोट द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो सिंगल फेस मोटर है हमारी, उसमें कंस्ट्रक्शन तो वही है, एक स्टेटर है, रोटर है, स्टेटर में हमने सप्लाई दी है, और उसका रोटर है वो हमारा स्क्विरल केज टाइप का रोटर होता है। लेकिन 3 फेस मोटर में क्या था कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन थी उसके हिसाब से जब हमने 3 फेस सप्लाई स्टेटर को दिया, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गया था। लेकिन यहाँ पे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, और जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो हमारे रोटर कंडक्टर के साथ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज नहीं हो रहा, तो हमारी इंडक्शन मोटर काम नहीं करेगी। तो ये वाली प्रॉब्लम है हमारी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में, कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ऐसा नहीं है कि स्विच ऑन किया और मोटर रन कर गई। जैसे 3 फेस सप्लाई में था कि हमने जस्ट 3 फेस सप्लाई दी मोटर को, और मोटर हमारी रन करना स्टार्ट कर गई। तो इसका रीजन क्या है? इसके कई कारण हैं कि हमारी जो सिंगल फेस मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं है। तो उसका एक है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी बोलते हैं उसको, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। इसका मतलब है जो हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि ये रोटर है हमारा, और ये मान लेते हैं स्टेटर है।
इसमें सिंगल फेज सप्लाई है। अब ये रोटर है, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है रोटर और स्टेटर के बीच में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है हम इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर देते हैं, एक इधर मूव कर रहा है और एक इधर मूव कर रहा है। डबल फील्ड का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा स्टेटर और रोटर के बीच में इंड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम दो फील्ड में रिजोल्व कर लेते हैं, जो कि हाफ मैग्नीट्यूड का है। वो आधा इधर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज और आधा हमारा घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो इसको बोलते हैं हम डबल फील्ड रिवॉल्विंग, यानी कि एक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज में है। एक ही मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने दो पार्ट में रिजोल्व कर दिया। तो रिजोल्व करने से अगर एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है और एक ऐसे घूम रहा है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस रोटर कंडक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी, और वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी तो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो कुल मिला के जब हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड घूम रहे हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, तो एक टॉर्क तो प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज की वजह से और एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो दो टॉर्क प्रोड्यूस हो गए हमारे। अब इस दो टॉर्क को अगर हम स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक जैसे हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर में किया था, अगर वही मैं यहाँ पे ड्रा करूं, तो उसको ड्रा करने के लिए मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे ड्रा करूं इसको, तो ये इसका मिडल पॉइंट हो, तो ये ऐसे ड्रा की जाएगी। या देखो, जैसे हमने बताया है, अभी तक हमने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की थी। अगर स्लिप यहाँ पे हमारी 1 है, ये स्लिप हमारी यहाँ पे 0 है, ये स्लिप हमारी 1 है और ये स्लिप हमारी 2 है, तो इसमें ये अगर हमारा क्लॉकवाइज की वजह से है, ये अगर क्लॉकवाइज की वजह से, और ये हमारा टॉर्क है, तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक जैसे हमने कर रखी है, तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में क्या था कि इधर टॉर्क है, इधर स्लिप है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। स्लिप 1 का मतलब क्या होता है, जब हमारी मोटर रन नहीं कर रही है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक क्लॉकवाइज की वजह से ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं, तो रिजल्टेंट हो जाएगा मेरा ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखो, ये वाला क्लॉक की वजह से था, ये एंटी क्लॉकवाइज की वजह से है ये वाला, और ये रिजल्टेंट है मेरा। तो रिजल्टेंट में देखो, जब हमारी स्लिप 1 है, स्लिप 1 का मतलब है जब हमारी मोटर रन नहीं कर रही है शुरू में, तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। ये टॉर्क है ना, ये जो डॉटेड लाइन है, ये हमारा नेट टॉर्क है। ये दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क ये वाला प्रोड्यूस हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क ये वाला प्रोड्यूस हो रहा है। तो रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो ये है। तो ये जो रिजल्टेंट टॉर्क है, ये इनिशियल कंडीशन पे 0 है। तो इनिशियल कंडीशन पे अगर हमारा टॉर्क 0 है, तो हमारी मोटर रन कैसे करेगी? थ्री फेस में क्या था, जैसे ये थ्री फेस में तो स्टार्टिंग टॉर्क था ना कुछ, तो उस स्टार्टिंग टॉर्क की वजह से हमारी मोटर रन कर जाती थी। जब सिंगल फेस मोटर में एट द टाइम
स्टार्ट टॉर्क इज जीरो, और टॉर्क जीरो है तो हमारी मोटर अपने आप रन नहीं करेगी। अब एक चीज है कि यहाँ पे मोटर है हमारी, लेकिन अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज अपने हाथ से घुमा दिया, अगर घुमा दिया तो फिर ये रन करना स्टार्ट कर देगी, फिर ये हमारा, या एंटी क्लॉकवाइज मैंने घुमा दिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगी। तो कुल मिला के ये है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, लेकिन अगर मैं उस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को किसी एक डायरेक्शन में रोटेट करा दूं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो जिस डायरेक्शन में मैं सिंगल फेज मोटर को धक्का दूंगा वो उसी डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देती है। क्योंकि अगर मैं क्लॉकवाइज करूंगा तो इधर मैंने धक्का दिया, तो धक्का देने के बाद क्या होगा कि उसका टॉर्क बढ़ता चला गया और मोटर रन कर जाएगी। ऐसे इधर है, अगर एंटी क्लॉकवाइज में किया मैंने तो एंटी क्लॉकवाइज में भी मोटर मैंने, अब वो टॉर्क बढ़ता चला जाएगा और हमारी मोटर रन करना स्टार्ट कर देगी। तो कुल मिला के ये है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं है, उसको चलाने के लिए हमें या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन में उसको पुश करना पड़ेगा, उसको धकेलना पड़ेगा, और जिस भी डायरेक्शन में धकेलेंगे वो उसी डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही होगा, जो हमारा पंखा है, पंखे को पहले ऑन करो फिर उसको घुमाओ, एक बार घुमा दोगे फिर वो घूमता रहेगा, तो ये तो प्रॉब्लम आ गई ना। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे कि हमारी सिंगल फेज मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट हो जाए। तो हाउ टू मेक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, हाउ टू मेक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट, यानी कि अब क्या सिस्टम हमने करना चाहिए जिससे कि हमारी जो सिंगल फेज मोटर है वो अपने आप रन करना स्टार्ट कर दे, अपने आप स्टार्ट करना कर दे। तो ये तो हमने देख लिया कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारी बहुत यूजफुल मोटर है, हर घरों में यूज होती है, लेकिन वो सेल्फ स्टार्ट नहीं है। तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए सिंगल फेज मोटर को हमें कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं कि हाउ टू मेक सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग। तो उसके कई मेथड्स हैं, जैसे मैं बोल देता हूं स्प्लिट फेज, एक स्प्लिट फेज मेथड है, एक कैपेसिटर मोटर है, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर है, और क्या हो सकता है, एक शेडेड पोल हो सकता है, और कई मेथड्स होते हैं। एक इसको हम जी रिलक्टेंस स्टार्ट मोटर, हाँ एक रिलक्टेंस भी मेथड होता है, और सीरीज मोटर भी कह सकते हैं हम, एक सीरीज, या हम इसको यूनिवर्सल मोटर भी बोलते हैं। तो कई मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टार्ट के लिए क्या जरूरी है, कंपलसरी क्या है, हमें चाहिए, मेन पर्पस क्या है हमारा, हमें क्या चाहिए, किसी भी मोटर को अगर सेल्फ स्टार्ट, हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों है, क्योंकि उसके पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। सिंगल 3 फेज मोटर के पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब है अगर किसी तरह से हम सिंगल फेज मोटर का मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग कर दें तो हमारी मोटर रन कर जाएगी, लेकिन सिंगल फेज से तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंगल फेज का मतलब क्या है, सिंगल फेज का मतलब तो ये है, तो यहाँ पे तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, रोटेट थोड़ी कर रहा है, कहीं पे मिनिमम है, कहीं पे मैक्सिमम है, कहीं पे मिनिमम है, कहीं पे दूसरी डायरेक्शन में मिनिमम है, मींस देयर इज नो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
फेस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना है तो हमें सिंगल फेस मोटर के मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करना है। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए या तो 3 फेस हो या 2 फेस हो। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, वी स्प्लिट सिंगल फेस इनटू 2 फेस। अगर 2 फेस बना दे हम तो भी हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। 3 फेस तो है ही है, तो हम इनडायरेक्ट वे में ये कह सकते हैं कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हमने इसके सिंगल फेस को डबल फेस में कन्वर्ट करना है। तो डबल फेस में कन्वर्ट करने के कई मेथड्स हैं, जैसे सबसे पहले तो स्प्लिट फेस है। अब कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है सारे मोटरों की, सिंगल फेस की कंस्ट्रक्शन अगर मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन सिमिलर टू 3 फेस इंडक्शन मोटर। जैसे 3 फेस इंडक्शन मोटर की है, इसमें स्टेटर है, क्या क्या होता है इसमें, इसमें आपका स्टेटर है, स्टेटर वाइंडिंग है, इसके अंदर आपका रोटर है, और क्या है, एक दो चीज और होती है इसमें, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच एक ही एक्स्ट्रा चीज आ जाती है इसमें। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का मतलब ये है, अभी चल हम आगे डिटेल बताएंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन आप अपने आप कर लेना, सेम चीज है, स्टेटर है, स्टेटर के अंदर तो वो वाइंडिंग करते हैं हम। स्टेटर वाइंडिंग का पर्पस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और सिंगल फेस वाइंडिंग होती है। 3 फेस वाले में तो 3 फेस वाइंडिंग होती थी स्टेटर के अंदर, सिंगल फेस मोटर में स्टेटर के अंदर सिंगल फेस वाइंडिंग होती है। और इसका रोटर होता है, रोटर स्क्विरल केज टाइप का रोटर होता है, जैसे हमारे उसमें था, जिसकी वाइंडिंग हमारी बाज में होती है, या तो एल्यूमिनियम की बार होती है या कॉपर की बार होती है, और उनको हम शॉर्ट कर देते हैं हैंड रिंग्स की हेल्प से। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में तो यही होता है। अब जो स्प्लिट फेस है मेथड हमारा, तो स्प्लिट फेस में क्या होगा, स्प्लिट फेस का मतलब हो गया कि हमने एक फेस को 2 फेस में तोड़ना है, स्प्लिट करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 वाइंडिंग कर देंगे हम, इसमें 2 वाइंडिंग करेंगे। अभी तक तो हम कह रहे हैं ना सिंगल फेस में एक सिंगल वाइंडिंग होती है, अब हम इसमें डबल वाइंडिंग कर देंगे इसके स्टेटर के अंदर। तो डबल वाइंडिंग कैसे करेंगे, एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा कर देंगे और इंडक्टेंस लो कर देंगे, दूसरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो ये करेंगे और इंडक्टेंस हाई कर देंगे। तो ये 2 वाइंडिंग में हमने कन्वर्ट कर दिया। एक वाइंडिंग को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग, या हम इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं, और एक वाइंडिंग को हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग। यानी कि हमने जो सिंगल फेस मोटर के अंदर एक फेस की वाइंडिंग होती थी स्टेटर में, उसको हमने 2 वाइंडिंग में कन्वर्ट कर दिया। और 2 वाइंडिंग कैसे कर दी कि एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ये अलग अलग क्यों की, ताकि हमारा जो करंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। क्योंकि सेम बाहर से तो हम सेम सप्लाई लेते हैं, एक ही सप्लाई लेंगे सिंगल फेस की, लेकिन सिंगल फेस की सप्लाई लेने से, चलो मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारी मोटर है उस मोटर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मोटर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, हमने सिंगल फेस मोटर को, ये तो हम रोटर बना देते हैं कि जी ये रोटर हो गया, ये रोटर के कंडक्टर हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास एक
है उस वाइंडिंग को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये वाइंडिंग, ठीक है जी। और ये हमारा सिंगल फेस है, ये हमारी वोल्टेज है, ये सिंगल फेस वोल्टेज दे दी हमने इसको, यानी कि ये स्टेटर की एक वाइंडिंग होगी, ये रोटर हो गया। लेकिन हमने एक वाइंडिंग ना रख के दो पैरेलल में वाइंडिंग कर दी, मींस एक वाइंडिंग हमने यहाँ पे और रख और यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच कर दिया। ये वाला एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का मतलब है, चलो मैं बताता हूँ अभी। तो ये हमने यहाँ से सप्लाई दी, इसको सप्लाई देने से अब दो वाइंडिंग आ गई, एक करंट इधर फ्लो करेगा और एक करंट इधर फ्लो करेगा, इसको हमने मेन वाइंडिंग बोल दिया और इसको हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग बोल दिया। ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। अब उससे क्या होगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है और इसका इंडक्टेंस ज्यादा है, तो अगर ये मेरी वोल्टेज है, ये मेरी वोल्टेज है, अब करंट कैसे फ्लो करेगा इसमें, चलो IS जो है मैंने बोल दिया करंट फ्लोइंग थ्रू स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड IM इज द करंट फ्लोइंग थ्रू मेन वाइंडिंग। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट है, क्योंकि स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट इस डायरेक्शन में रहेगा, और ये वाला जो करंट है ये मेन वाइंडिंग का है, क्योंकि मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम है, इंडक्टेंस ज्यादा है। तो हमें पता है ना, करंट जो फ्लो करता है किसी भी सर्किट में, दैट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ दैट सर्किट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ये अगर प्योर रेजिस्टिव होता तो करंट इसी डायरेक्शन में होता। अब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो थोड़ा कम शिफ्ट हुआ, रेजिस्टेंस कम है और इंडक्टेंस ज्यादा तो और ज्यादा शिफ्ट होता जाएगा। तो कुल मिला के एक करंट हमारा यहाँ फ्लो कर रहा है, एक करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, और दोनों करंट के बीच में एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया। हेलो सर, ये दोबारा बताने एक बार। देखो, अगर हम किसी सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं और सर्किट अगर हमारा रेजिस्टिव है, तो जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में हमारा करंट होता है, और अगर हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो जिस डायरेक्शन में हमारी वोल्टेज होती है उससे 90 डिग्री पीछे हमारा करंट फ्लो करता है। ये तो वो केस है जब प्योर इंडक्टिव वाइंडिंग है हमारी तो 90 डिग्री पे आता है, लेकिन हमारी वाइंडिंग में तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों है, इसका मतलब करंट यहाँ कहीं बीच में आएगा। तो जब रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो वो एंगल थोड़ा सा कम रहेगा, और जब इंडक्टेंस ज्यादा रहेगा तो एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इंडक्टेंस कम है, तो फेज डिफरेंस कम हो गया। लेकिन जो मेन वाइंडिंग हमारी, मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम, इंडक्टेंस ज्यादा है, तो उसका फेज डिफरेंस बढ़ गया। तो कुल मिला के जो दो करंट हमारे फ्लो कर रहे हैं हमारी इंडक्शन मोटर में, एक करंट इस वाइंडिंग में और एक करंट इस वाइंडिंग, तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। वाइंडिंग दो हो गई है लेकिन सप्लाई तो एक ही है ना हमारी, इसलिए दोनों वाइंडिंग का हमने रेजिस्टेंस इंडक्टेंस डिफरेंट बना दिया ताकि इनके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो अलग डायरेक्शन में फ्लो करे। अब देखो, करंट तो एक ही था, वोल्टेज तो एक ही थी, लेकिन दो करंट हमें अलग अलग डायरेक्शन में मिल गए, इसका मतलब दो फ्लक्स प्रोड्यूस मिल गए, हमें दो फ्लक्स मिल गए। पहले तो क्या था, एक फ्लक्स हमारा ऐसे प्रोड्यूस था, अब दूसरा फ्लक्स हमारा ऐसे प्रोड्यूस हो गया, तो दो फ्लक्स मिल गए। ये वाला फ्लक्स बिकॉज ऑफ IS एंड दिस
फेस लॉस इज बिकॉज ऑफ IM, दो करंट की वजह से हो गया ना, तो हमें दो फेस मिल गए, किस्म से दो मैग्नेटिक फील्ड मिल गए जिसमें फेस डिफरेंस है, और इस फेस डिफरेंस की वजह से हमें स्टेटर और रोटर के बीच में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। और हमारा पर्पस क्या था कि हमें रोटर और स्टेटर के बीच में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें मिल जाएगा तो हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट बन जाएगी। जैसे थ्री फेस मोटर है, थ्री फेस मोटर सेल्फ स्टार्ट इसलिए है क्योंकि उसके स्टेटर और रोटर के बीच में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि सिंगल फेस के अगर सिर्फ एक ही फेस होता हमारा तो रोटेटिंग नहीं था। इसलिए हमने एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और लगा दी इसमें, जिससे कि इसमें अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो करे और इन दोनों करंट के बीच में फेस डिफरेंस क्रिएट हो जाए। और फेस डिफरेंस अगर क्रिएट हो गया तो हमें दो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में मिल जाएंगे, और उनका रिजल्टेंट जो है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्यों होता है? क्योंकि हमारा पर्पस है मोटर को जस्ट स्टार्ट करना। अब दो वाइंडिंग करेंगे तो लॉसेस भी डबल हो जाएंगे। अगर हम दोनों वाइंडिंग को कंटिन्यू रनिंग कंडीशन में भी रखेंगे तो दोनों वाइंडिंग में करंट अलग अलग फ्लो करेगा, लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे, एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है हमारी, ये सिर्फ जब हम मोटर स्टार्ट करें तभी रहे। जैसे मोटर ने हमारी 70-80% स्पीड गेन की, तो स्पीड गेन करते के साथ ये मैकेनिकल स्विच होता है, ये यहाँ से डिटैच हो जाता है, यानी कि यहाँ से हट जाता है, और हटते के साथ ये वाइंडिंग हमारी डिस्कनेक्ट हो जाती है और हमारे पास सिर्फ एक वाइंडिंग कंटिन्यू काम करती रहेगी। तो जैसे हमने यहाँ देखा ना कि स्टार्टिंग में ही हमारे पास टॉर्क नहीं है, उसके बाद तो किस भी डायरेक्शन में अगर आपने रोटेट करा दिया तो फिर तो मोटर कंटिन्यू रन करती रहेगी। तो सेम चीज यहाँ पे है, सिर्फ स्टार्टिंग पर्पस के लिए हमने ये वाइंडिंग यूज की है, उसके बाद तो हमारी मोटर रन करना स्टार्ट हो जाएगी और कंटिन्यू रन करती रहेगी। तो इसको हम बोलते हैं स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, कि हमने एक फेस को दो फेस में कन्वर्ट कर दिया और दोनों फेस की जो वाइंडिंग है उन दोनों फेस की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस डिफरेंट है, और दोनों फेस की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इंडक्टेंस डिफरेंट होने की वजह से उसमें दो अलग अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इट मींस हमने एक सिंगल फेस को दो फेस में स्प्लिट कर दिया, और दो फेस में स्प्लिट करने से क्या हो गया कि हमें दो मैग्नेटिक फील्ड मिल गए अलग अलग डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया और हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट हो गई। तो इसे बोलते हैं हम सेल्फ स्टार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर बाय यूजिंग स्प्लिट फेस मेथड। कुछ पूछना है अभी तक इस वाले पेज में तो बताओ मेरे को। हमने क्या किया, इंडक्शन मोटर के बारे में बताया है। हम इसको फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर भी बोलते हैं क्योंकि इसकी रेटिंग बहुत कम होती है, 200 वाट 300 वाट, यानी कि किलोवाट में नहीं होती, इसलिए हम इसको फ्रैक्शनल किलोवाट बोलते हैं। अब सिंगल फेस इंडक्शन मोटर क्या है कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है क्योंकि इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, इसमें सिर्फ पल्सेटिंग में कर रहा है। तो एक एंटी क्लॉकवाइज की वजह से इसके अंदर वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज की वजह से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज की वजह से जहां ज्यादा हो रहा है इसकी वजह से कम हो रहा है, तो बिल्कुल कैंसिल नहीं करेगा ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज की जो इस वाले एंटी क्लॉकवाइज इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, तो किसी मोमेंट के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज का इफेक्ट ज्यादा है, किसी पे क्लॉकवाइज का ज्यादा इफेक्ट है। तो रिजल्टेंट जो टॉर्क होता है हमारा वो ये रहे हो जाता है हमारा जो डॉटेड लाइन वाला है। अब डॉटेड वाला जो रिजल्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है हमारे रोटर के ऊपर, उसमें हम देखते हैं कि जब स्लिप 1 है तो 1 स्लिप के ऊपर हमारा नेट टॉर्क 0, इसलिए हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं। लेकिन अगर हम अगर मोटर को थोड़ा सा कोई हम जंप कर दें या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको कंटिन्यू हमारा टॉर्क मिल जाता है और वो मोटर कंटिन्यू रन करेगी। तो ये तो है जब हम हमारी मोटर सिर्फ सिंगल फेस मोटर, लेकिन हमें तो ऐसा तो बात बनेगी नहीं कि हमें बार बार मोटर को धक्का देना पड़े, ऐसे तो कोई भी काम नहीं करेगा। अब फ्रिज को ऑन करो तो पहले मोटर को धक्का दो फिर ऑन करो, या पंखे को ऑन करो, तो ये तो बात नहीं बनेगी। इसलिए
हमने कुछ एक मेथड अडॉप्ट की जिससे कि हमारे को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लेने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। तो उसमें एक तरीका है स्प्लिट फेज। और स्प्लिट फेज का हमने ये मेथड देख लिया कि हमने जो हमारी मोटर है उसमें डबल वाइंडिंग कर दी। जो एक वाइंडिंग हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग कहलाएगी, एक हमारी मेन वाइंडिंग कहलाएगी। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो और इसमें रेजिस्टेंस कम है, तो अलग अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कंटिन्यू नहीं रहनी चाहिए, वरना रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बहुत ज्यादा लॉसेस होएगा, मोटर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी और हमारे को आउटपुट कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ी सी देर के बाद ये वाली वाइंडिंग हमारी यहाँ से हट भी जाए। तो जैसे ही मोटर हमने ऑन की, स्टार्ट किया, स्टार्ट करते के साथ हमारी मोटर यहाँ से ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है ये हमारा स्विच हो गया। तो ये स्विच हमारा इसको हटा देगा और हमारी मोटर रन करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। अब जो दूसरा मेथड्स है, मान लेते हैं दूसरा मेथड को मैं करना चाहूं तो वो दूसरा कौन सा आ गया? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर मोटर जो हमारी ज्यादातर हमारे घरों में जो होती है वो कैपेसिटर मोटर ही होती है। तो कैपेसिटर मोटर का क्या मतलब है? वही वाली मोटर, पर्पस वही है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना हमने। और इसमें भी दो वाइंडिंग होगी। ये तो हमारा रोटर हो ही गया, इसमें भी दो वाइंडिंग है, एक हमारी मेन वाइंडिंग होगी और एक हमारी स्टार्टिंग। लेकिन इस स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमने कैपेसिटर लगा दिया। ये हमारी वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं ये हमारी मेन वाइंडिंग होगी। इसमें हमारा करंट IM फ्लो कर रहा है और इसमें हमारा IS फ्लो कर रहा है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो बीच में हमने कैपेसिटर और लगा दिया। अब कैपेसिटर का क्या पर्पस है? हमें पता है कि कैपेसिटिव सर्किट में जो हमारा करंट फ्लो करता है वो लीड करता है, वो लीड करता है। तो यहाँ पे जैसे हमने उसमें किया था स्प्लिट फेस में, यहाँ पे अगर मान लो ये मेरी वोल्टेज V है तो IM जो करंट फ्लो कर रहा था मेरा, वो IM करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा था। अब यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट लीड करेगा। तो टोटल जो डिफरेंस आ गया वो ये आ गया, दो करंट के बीच में एक करंट इधर है एक करंट इधर है, दो करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो ज्यादा आ गया अब की बार। तो जितना ज्यादा फेज डिफरेंस होगा दो फेज के बीच में उतनी ज्यादा हमें बेटर मोटर मिलेगी, उतना ज्यादा टॉर्क है। जो टॉर्क है और टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन फाई। फाई क्या है हमारा? एंगल, ये हमारा फाई है। तो जितना ज्यादा फाई होगा उतना ज्यादा हमें टॉर्क मिलेगा और हमारी मोटर इजीली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर भी वैसी है जैसे स्प्लिट फेस मोटर है। इसमें भी हमने डबल वाइंडिंग यूज करनी है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग यूज करनी है, एक मेन वाइंडिंग यूज करनी है। लेकिन इसमें हमने क्या डिफरेंट कर दिया कि इसमें दूसरी वाइंडिंग में हमने रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज नहीं किया, हमने कैपेसिटर लगा दिया। तो कैपेसिटर लगाने से अब हमारा करंट इस वाली वाइंडिंग में इधर फ्लो करेगा, इस वाली में इधर करेगा। तो दोनों वाइंडिंग में जो करंट का डिफरेंस है वो ज्यादा हो गया, और करंट का डिफरेंस ज्यादा हो गया तो अब हमारे को बेटर टॉर्क मिल गया। सो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इज, यू कैन से, बेटर देन द स्प्लिट फेस मोटर, क्योंकि इसमें हमारा फेज डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क हमें मिलेगा। तो ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होगी। इसको हम कई मेथड दे देते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर यानी कि सिर्फ कैपेसिटर को स्टार्ट करने के काम आती है। एक होती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, यानी कि जैसे कैपेसिटर स्टार्ट
एंड कैपेसिटर रन मोटर। अगर हमें बहुत ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए तो हमें कैपेसिटर ज्यादा वैल्यू चाहिएगी, तो जितना ज्यादा कैपेसिटर रहेगा उतना ज्यादा ये फेस एंगल ज्यादा रहेगा और उतना ज्यादा हमें टॉर्क मिलेगा। तो जहां पे हमें ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट है वहां पे हम दो कैपेसिटर लगा देते हैं, एक बड़ा कैपेसिटर और एक छोटा कैपेसिटर। तो बड़ा कैपेसिटर जब यूज करते हैं स्टार्टिंग पर्पस के लिए ताकि ज्यादा टॉर्क मिल जाए, और उसके बाद उसको हम हटा देते हैं। तो इस टाइप से हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को कई नाम दे सकते हैं, लेकिन पर्पस हमारा वो ही है कि इस कैपेसिटर वाली वाइंडिंग में यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमारा करंट जो है मेन वाइंडिंग से डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, और जितना ज्यादा फेज डिफरेंस इन दोनों करंट में होगा उतना बेटर हमें स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। तो ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तो ये जितने भी हमारी जो घरों में पंखे हैं आपने कभी देखे होंगे, इसमें कैपेसिटर होता है। तो ये जो कैपेसिटर होता है ये हम स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगा देते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा देते हैं। सप्लाई तो एक ही है हमारी, इस सप्लाई को हमने इस वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर लगा दिया और फिर ये हमने इसके साथ लगा दिया, और दूसरी वाइंडिंग हमारी है। लेकिन इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता हमारी पंखे में, वो कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर है। इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर रन, यानी कि रनिंग कंडीशन में भी कैपेसिटर इसके साथ लगा रहता है, क्योंकि हमें पंखे की बहुत ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। पंखे के ऊपर कोई लोड थोड़ी होता है, जस्ट हमने घुमाना ही तो है। वो जरूरी नहीं एक सेकंड में फुल स्पीड पकड़े, वो 5 सेकंड में पकड़ लेगा। कोई इतनी मारामारी तो नहीं है ना हमारे पंखे को कि हमने ऑन किया और उसी टाइम पे हमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए। इसलिए हम जो पंखे हमारे जो सीलिंग फैन वगैरह है इसमें हम कैपेसिटर रन मोटर यूज करते हैं, यानी कि उस मोमेंट पे हमारा ये कनेक्टेड रहेगा। और पावर रेटिंग भी बहुत कम होती है, ये 50-60 वाट के होते हैं टोटली, ज्यादा से ज्यादा 100 वाट के लगा लो जो हमारे सीलिंग फैन है, तो वहां पे वो कैपेसिटर कंटिन्यू रन रहता है। तो ये हमारा कैपेसिटर मोटर होगी, ठीक है। अब जो तीसरी मोटर है जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं, इसके कई नाम हो जाएंगे, वो पढ़ लेना, वो समझ में आ जाएगा, पर्पज एक ही है। अब आप एक शेडेड पोल, शेडेड पोल मोटर, अब शेडेड पोल मोटर कौन सी होती है भाई? शेडेड पोल मोटर जिसके जो हमारे स्टेटर के अंदर साइलेंट पोल होते हैं, साइलेंट पोल। साइलेंट पोल का मतलब है जैसे हमारी डीसी मोटर के अंदर स्टेटर के अंदर पोल होते हैं ना, ऐसे इसके अंदर पोल होते हैं। मींस जैसे ये हमारा अगर रोटर है और ये अगर मेरा स्टेटर है, तो इसमें पोल जो है हमारे ऐसे बने रहते हैं। इस टाइप से हमारे पोल बने रहते हैं। इस टाइप से इसको हम साइलेंट पोल बोलते हैं, यानी कि जो स्टेटर है हमारा, ये तो स्टेटर हो गया। दूसरे मोटरें जो थी उसमें साइलेंट पोल नहीं थे ना, जस्ट सिंपल स्टेटर में वाइंडिंग थी, अपने आप पोल बन रहे थे। यहाँ पे जैसे हमारी डीसी मोटर के अंदर हम पोल बनाते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे ये पोल बना दिए, तो इनको हम बोलते हैं साइलेंट पोल। तो साइलेंट पोल में क्या होता है कि मैं इसके एक पोल को डिटेल में बना दूं। इसके एक पोल को डिटेल में बनाने का मतलब है कि ये पोल हमारा ऐसे, अब यानी कि एक पोल
पार्टों में तोड़ दिया और एक पार्ट पे मैंने कॉपर बैंड लगा दिया, यहाँ एक छल्ला लगा दिया कॉपर का, ठीक है। अब क्या होगा, अब मान लेते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है सिंगल फेज का, अब इसमें सिंगल फेज सप्लाई है और कुछ भी नहीं है। ये फेज यहाँ आया, ये वाइंडिंग होगी, ठीक है, ये वाइंडिंग लगा दी इसमें, इसमें से फिर अगेन ये वाइंडिंग होगी, हाँ ठीक है। तो ये सिंगल फेज होगी हमारी। तो ये क्या है कि ये पोल जनरेट करेगी ना, और सिंगल फेज कैसी चलती है हमारी, एसी चलती है ना, ऐसे ऐसे चलती है, फिर ये नीचे आ जाएगी। तो जब हमारा फ्लक्स जीरो से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स, ये पोल फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे ये एक रिंग है कॉपर का, तो जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस होगी कॉपर बैंड के अंदर, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, which will try to oppose the cause। cause क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो ये कोशिश करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ना बढ़े, यानी कि अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को नहीं आने देगा, और ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपकी यहाँ पे आएगी। जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो ये अपने अंदर से नहीं आने देगा, तो क्या अपोज करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इस कॉपर बैंड के अंदर एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो वोल्टेज अपोज करेगी इसका बढ़ने का, तो अपने अंदर से नहीं जाने देगी। और इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद जब ये कम होना शुरू हो जाएगा, तो ये क्या करेगी कि फ्लक्स को मैक्सिमम अपने अंदर से फ्लो करने की कोशिश करेगा। तो कुल मिला के पहले मैग्नेटिक फील्ड इधर बहुत ज्यादा रहेगा, बाद में मैग्नेटिक फील्ड इधर बहुत ज्यादा रहेगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपका रोटेट कर रहा है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा। इसलिए हम इसको शेडेड पोल बोलते हैं, कि पोल के एक पोर्शन को हमने शेड कर दिया, कॉपर बैंड लगा के हमने उसको शेडिंग कर दिया, और शेडिंग करने से हमारा पहले मैग्नेटिक फील्ड इधर बहुत ज्यादा रहेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा। ऐसा लगता है जैसे मैग्नेटिक फील्ड अनशेडेड पोर्शन से शेडेड पोर्शन पे आ गया। ये वाला पोर्शन जो पोल का है वो अनशेडेड पोर्शन कहलाता है, ये हमारा शेडेड पोर्शन कहलाता है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैं ये आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे ये अनशेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन है। इसने हालांकि डायग्राम ठीक नहीं बना रखा, ये जो कॉपर शेडिंग है ये सिर्फ इस पोर्शन पे होनी चाहिए थी, इसने यहाँ तक लिया है ना, ये जो है ये यहाँ तक होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए शेडिंग, इस वाले पोर्शन पे शेडिंग होनी चाहिए, इस वाले पोर्शन पे शेडिंग होनी चाहिए, इस पे शेडिंग होनी चाहिए, इस पे शेडिंग होनी चाहिए। तो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड पहले यहाँ पे ज्यादा निकलेगा, फिर यहाँ पे निकलेगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के साथ कम ज्यादा हो रहा है, तो हमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा जो अनशेडेड पोर्शन से शेडेड की तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, और ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो हमारा रोटर घूम गया। तो ये काफी जो शेडेड पोल मोटर है ये काफी लो पावर की होती है, जैसे 30 वाट के आसपास, 40 वाट, छोटी छोटी जो मोटरें होती है ना। अब इसमें डबल वाइंडिंग नहीं है, जो शेडेड पोल मोटर है उसमें डबल वाइंडिंग नहीं है, सिर्फ एक ही वाइंडिंग है स्टेटर में, और वो अकेली वाइंडिंग ही अपने आप ही इस मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेडेड पोल। अब एक और होता है हमारा, कौन सी मोटर थी वो, रिलक्टेंस मोटर, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो रिलक्टेंस मोटर कौन सी होती है, मैं इसी में बता देता हूं आपको। रिलक्टेंस मोटर, जैसे देखो
रिलक्टेंस मोटर में क्या है कि जो पोल है उसको सीधा ना करके थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन एस्टेडी करा दी, यानी कि जो एयर गैप है रोटर और स्टेटर के बीच में यहाँ पे कम है यहाँ पे ज्यादा है, तो रिलक्टेंस यहाँ पे कम है यहाँ पे ज्यादा है। रिलक्टेंस जितना ज्यादा एयर गैप होगा उतना ज्यादा रिलक्टेंस होगा, और रिलक्टेंस अगर ज्यादा है तो उसमें करंट कम फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो कुल मिला के इस स्टेटर का हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी टेढ़ी मेढ़ी कर दी जिससे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी टेढ़ा मेढ़ा ही क्रिएट होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा यहाँ पे कम होगा यहाँ पे ज्यादा होगा, और अल्टीमेटली क्या है कि हमारे को एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है, और जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल गया तो हमारी मोटर भी रन कर गई। तो ये रिलक्टेंस मोटर है। जस्ट इसमें रिलक्टेंस चेंज करना है। रिलक्टेंस क्या होता है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे रेजिस्टेंस होता है हमारा, दैट इज अपोज टू फ्लो ऑफ द करंट, वो करंट का अपोज करता है। रिलक्टेंस हमारा मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। तो इसमें वेरिएशन ऑफ द रिलक्टेंस है तो वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलने से हमारी मोटर स्टार्ट होगी। अब जो लास्ट वाली मोटर है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। अब यूनिवर्सल मोटर कौन सी है? विच कैन वर्क फॉर बोथ AC एज वेल एज DC। यानी कि ये ऐसी मोटर है जिसको हम AC सप्लाई से भी चला सकते हैं और DC सप्लाई से भी चला सकते हैं। अब यूनिवर्सल मोटर को कैसे, अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं यूनिवर्सल मोटर की, तो ये जैसे हमारी DC मोटर थी ना, ये सीरीज मोटर भी बोल सकते हैं हम इसको सीरीज मोटर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो रोटर है, रोटर को भी सप्लाई देनी पड़ती है और स्टेटर को भी, और दोनों को सीरीज में लगा के देनी पड़ती है। जैसे DC सीरीज मोटर थी ना हमारी, DC सीरीज मोटर कैसे थी हमारा, एक तो ये रोटर था और रोटर के ऊपर क्या था हमारा, रोटर के ऊपर हमारा ब्रुसेस थे, कम्यूटेटर था ना, और ये हमारा यहाँ पे हमारा स्टेटर था। DC मोटर की यही थी ना, एक फील्ड वाइंडिंग होती है और एक ये हमारी मान लेते हैं अब DC या AC, यहाँ पे मैंने ऐसे किया, फिर ये वाली मोटर हमारी ये वाली वाइंडिंग मैंने इसको दे दी, आर्मेचर को दे दी, रोटर को दे दी, और रोटर के दूसरे हिस्से से जाके ये वाली वाइंडिंग मैंने इसको दे दी, और फिर ये हमारी ये सिंगल फेज सप्लाई, ये AC होगी या हम इसको DC बोल सकते हैं। तो AC यहां से चली, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया इसने, तो फील्ड वाइंडिंग और हमारा ये आर्मेचर है, ये सीरीज में लगा दी हमने इसको, और सीरीज में आके फिर ये इधर, ये हमारी इस पोल से होती है वापस ये हमारी इधर, इसलिए हम इसको DC सीरीज में मोटर भी बोलते हैं या खाली सीरीज मोटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज। और जैसे हमारी DC मोटर है, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल गया तो मैंने करंट कैरिंग, और यहाँ पे इस वाले कंडक्टर में करंट वो
करंट फ्लो करेगा, क्योंकि इसमें से भी हमने सप्लाई दे दी ना, सप्लाई देते के साथ इसमें करंट फ्लो करेगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मिल गया हमें। सो व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स, और हमारी ये मोटर रन करना स्टार्ट कर देगी। जैसे हमारी डीसी मोटर रन करती है, डीसी मोटर अपने आप रन करती है ना। डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या था? व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। When a current carrying conductor is placed in the magnetic field, it will experience the force. तो ये हमारी मोटर अपने आप रन करना स्टार्ट कर देगी। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन गया। तो ये यूनिवर्सल मोटर है। इसको एसी या डीसी किसी भी उसमें कर सकते हैं। ये भी कह सकते हो कि एसी में कैसे करेगी, क्योंकि एसी में तो हमारा रिवर्स कर देगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है ना। डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है तो रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज में है। जब हमारी डायरेक्शन चेंज होगी तो दोनों वाइंडिंग में चेंज हो जाएगी, आर्मेचर में भी चेंज होगी, इसमें भी। जब दोनों में चेंज हो जाती है तो डायरेक्शन उल्टी नहीं होती। डायरेक्शन उल्टी कब होती है किसी भी मोटर की? जब या तो फील्ड वाइंडिंग की डायरेक्शन चेंज हो या आर्मेचर की चेंज। इन दोनों की क्योंकि सीरीज में है, तो अगर हमने इसी सप्लाई भी दे दिया इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी मोमेंट के ऊपर दोनों वाइंडिंग में एक ही मोमेंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और एक ही मोमेंट के ऊपर अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो फिर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक ही डायरेक्शन में मोटर हमारी रोटेट करती रहेगी। तो इस टाइप की जो मोटर है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। हेलो सर। हाँ बोलो सर, एसी डीसी में आरपीएम पे भी फर्क पड़ेगा कुछ? नहीं, आरपीएम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो हमारा जो जितना भी करंट फ्लो करेगा ना, हाँ थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो डीसी सप्लाई है, डीसी की जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज जो करंट रहता है वो ज्यादा रहता है, एसी का कम रहता है। तो टॉर्क जो है एसी के केस में थोड़ा सा कम रहेगा, डीसी के केस में ज्यादा रहेगा। ओके सर। ठीक है, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा थोड़ा बहुत चेंजेस भी करना पड़ता है इसके स्टेटर और रोटर में। खाली डीसी सीरीज मोटर नहीं है, क्योंकि जब एसी मोटर का काम करेगी तो इसके अंदर अलग टाइप के लॉसेस हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें लेमिनेट करना पड़ेगा। किसकी ज्यादा होगी? लोड कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी? सेम ही होगी ना दोनों की? एसी डीसी? डीसी वाले की ज्यादा रहेगी। जब हम उसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे ना, डीसी से चलाएंगे तब ज्यादा, ओके सर। एसी में कम रहेगी। ठीक है, ठीक। एसी में कुछ एक लॉसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं एसी सप्लाई की वजह से। इंडक्टेंस वगैरह के जो लॉसेस होते हैं ना, वो उसमें बढ़ जाते हैं फ्रीक्वेंसी की वजह से। सर, तो उसका टॉर्क करंट कम हो जाता है, क्योंकि वो इम्पीडेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, तो टॉर्क कम प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू द डीसी सप्लाई। यस सर। ठीक है, तो ये एक मोटर थी सिंगल फेस मोटर की। तो आपको पता होना चाहिए, ये हमारा सिलेबस आज खत्म हो गया है मशीन का। हमारी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का रह गया था। तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको कि सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सिंगल फेस मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हमें कई मेथड अपनाने पड़ते हैं। स्प्लिट फेस करना पड़ता है, यानी कि एक फेस को, दो फेस तो कैपेसिटर मोटर में भी होते हैं दो वाइंडिंग, और हमारी स्प्लिट फेस में भी दो वाइंडिंग होती है। लेकिन यहाँ पे जो दो वाइंडिंग होती है, दोनों वाइंडिंग के रेजिस्टेंस इंडक्टेंस में डिफरेंस होता है, जिस वजह से दो अलग अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। और यहाँ पे जो हमारी दो वाइंडिंग है, जो एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके सीरीज में कैपेसिटर लगा देते हैं, ताकि दोनों वाइंडिंग के बीच में जो करंट फ्लो करता है वो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करे और हमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। और सेडेड पोल मोटर है, उसमें हमने क्या किया कि जो पोल है उसको शेड कर दिया, यानी कि एक पोर्शन को हमने उसके को कॉपर बैंड से शॉर्ट कर दिया। और शॉर्ट करने से इसके अंदर बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है, तो वो करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ अपोज करेगी। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो ये अपने अंदर से नहीं जाने देगी, जब ये मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो अपने अंदर से ज्यादा जाने देगी। तो कुल मिला के हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है, तो हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। तो बेसिकली हमारे पास 3-4 मेथड है जिसकी वजह से हम सिंगल फेस मोटर को सेल्फ स्टार्ट मोटर बना सकते हैं। ठीक है, पर्पस हमारा वही है कि
हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अगर हमने सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि घरों में कैपेसिटर क्यों लगा रहता है। घरों में कैपेसिटर सिर्फ इसलिए लगा रहता है ताकि हमारी मोटर को टॉर्क मिल जाए, स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाए, मोटर अपने आप स्टार्ट हो जाए। और उसके लिए कई बार कैपेसिटर खराब हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वो हमारा जो अलग डायरेक्शन में करंट जो लीड करना चाहिए वो करंट लीड नहीं कर रहा है, इसलिए फिर हम कैपेसिटर को चेंज कर देते हैं और जो दोनों वाइंडिंग के बीच का जो करंट है वो हमारा करंट हमें अलग अलग डायरेक्शन में मिल जाएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। कुछ पूछना है तो बताओ सिंगल फेस मोटर के बारे में।